हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक करेंगे वन डायमेंशनल मोशन के अंदर कैलकुलस मेथड को कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। कैलकुलस मेथड की जरूरत क्यों पड़ती है हमारे को? क्या हम नॉर्मली कैलकुलेशन नहीं कर सकते? क्या हमारे पास इतने सारे पहले ही फार्मूलाज हैं, पहले ही इतने सारी इक्वेशंस हैं, इतने सारे ग्राफ्स हैं, ग्राफिकल मेथड हम ऑलरेडी कर चुके हैं। स्टिल डू वी रिक्वायर कैलकुलस मेथड? यस, वी रिक्वायर। रीजन क्या है, मैं आपको रीजन बताता हूं पहले, क्योंकि जब तक आपको रीजन नहीं पता लगेगा तब तक आप परेशान होते रहेंगे सर कि यार कैसे चलेगा, या तो ये कैलकुलस मेथड क्यों आ गया हमारे पास में। तो भाई कैलकुलस मेथड लगाने का रीजन क्या है कि मान लीजिए आपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ लिया। अब इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर एक तो होता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन, उसका ग्राफ स्ट्रेट जाता है। अगर ये ग्राफ ऐसे गया तब ये ग्राफ क्या दिखा रहा है आपको? ये ग्राफ ये दिखा रहा है कि इस पॉइंट पर आके एक्सेलरेशन की वैल्यू कुछ अलग है, इस पॉइंट पर आकर के एक्सेलरेशन की वैल्यू कुछ अलग है, और इस पॉइंट पर आकर के एक्सेलरेशन की वैल्यूज क्या आ गई? वो डिफरेंट हो गई। तो एक्सेलरेशन का वैल्यूज जो है वो क्या कर रहे हैं? वेरी कर रहे हैं। और अगर वेरी कर रहे हैं तो किसके हिसाब से वेरी कर रहे हैं? टाइम के हिसाब से वेरी कर रहे हैं। और अगर ये टाइम के हिसाब से वेरी कर रहे हैं, इसका मतलब एक्सेलरेशन भी टाइम डिपेंडेंट फंक्शन बन गया। वेलोसिटी तो टाइम डिपेंडेंट था ही, एक्सेलरेशन भी टाइम डिपेंडेंट हो गया। ऐसे केस के अंदर अगर मुझको एक्सेलरेशन के साथ साथ अलग अलग पॉइंट पर डिस्टेंसेस कैलकुलेट करनी है, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने हैं, वेलोसिटीज कैलकुलेट करनी है, तो फिर उसके लिए हमको किसकी जरूरत पड़ेगी? कैलकुलस मेथड का रिक्वायरमेंट होगा, क्योंकि ये वैल्यूज सेम नहीं है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आप लोगों ने सबने थोड़ा बहुत वर्क एनर्जी पावर पढ़ा होगा। एक छोटा सा एग्जांपल उठाइए कि आपके पास एक बकेट है और उस बकेट के अंदर 10 किलो पानी है, और बकेट को आपने एक वेल के अंदर डाल दिया, और उसकी डेप्थ कितनी है? 10 मीटर्स है। ग्रेविटी कितनी है? वो भी 10 है। तो आपके पास वर्क डन कितना आ गया? 10 इंटू 10 इंटू 10, मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। आपने तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, mgh से वर्क डन कितना आ गया? 1000 जूल। अब मैं आपसे कहता हूं इस बकेट के अंदर एक होल कर दीजिए। अब अगर आपने उसके अंदर होल किया तो होल करते ही फिर क्या सिचुएशन होगी कि पानी निकलना शुरू हो जाएगा, और जब पानी निकलना शुरू होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि लोएस्ट पोजीशन पर तो पूरा पानी था, थोड़ा मिडल में आए तो पानी और कम हुआ, थोड़ा और ऊपर आए तो पानी और कम हुआ, और जब टॉप मोस्ट पोजीशन पर गए तो पानी कुछ और। तो पानी एक कॉन्टिन्यूअस मोशन से निकल रहा है। अब ऐसे में क्या मैं वर्क डन डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकता हूं? नहीं। तो फिर मैं क्या करूं? नीचे का अलग ऊपर का अलग वो कैलकुलेट करूं? नहीं सर, ये भी नहीं बनेगा। फिर करना क्या है कि एक फंक्शन बन गया। सबसे पहली बात आपको समझनी पड़ेगी, जब आपको मैथ्स में, अगर मैं मैथ्स में आ जाता हूं, सबसे पहले आपको सेट सिखाए जाते हैं। बहुत तगड़ा धोखा होता है आपके साथ, पहले आपको सेट सिखाया जाता है। सेट सिखाने के बाद फिर आपको बोलते हैं कि a क्रॉस b, दोनों सेट्स की मल्टीप्लाई कीजिए। फिर a क्रॉस b निकालते टाइम फिर आपको कहते हैं रिलेशन सीखिए। रिलेशन सिखाने के बाद फिर आपको कहते हैं कि रिलेशन इज अ फंक्शन इफ, उसकी सारी कंडीशंस बता दी। फिर फंक्शन बताने के बाद आपको बता दिया कि ये फंक्शन इस तरीके से है, ये फंक्शन x का फंक्शन है, एक डिपेंडेंट है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ गए। फिर वेरिएबल्स के ऊपर फंक्शन डिपेंड करता है। फिर फंक्शन की जो वैल्यूज हैं वो वेरी कर रही हैं, तो उन वेरिएशन के अंदर दो चीजें आ जाती हैं कि अगर मुझे उस पार्ट को शॉर्ट करना है, अगर कोई स्मॉल वैल्यूज निकालनी है, तो स्मॉल वैल्यू के लिए व्हाट आई विल डू डिफरेंशिएशन। बट फॉर बिगर वैल्यूज व्हाट आई विल डू इंटीग्रेशन। अगर मुझे किसी फंक्शन को बढ़ाना है तो मैं क्या लूंगा? इंटीग्रल लूंगा। और अगर मुझे किसी फंक्शन को छोटा करना है, किसी फंक्शन का छोटा सा पार्ट कैलकुलेट करना है, तो देन व्हाट आई विल यूज? डिफरेंशिएशन। सो देयर आर टू थिंग्स, वन इज डिफरेंशिएशन एंड अदर वन इज इंटीग्रेशन। तो ये दोनों एक दूसरे के एंटी फंक्शंस होते हैं, और इन दोनों की हेल्प से जब मोशन जो है वो स्ट्रेट लाइन मोशन तो है, लेकिन उस स्ट्रेट लाइन मोशन में एक्सेलरेशन भी टाइम डिपेंडेंट हो जाए, वेलोसिटी भी टाइम डिपेंडेंट है, डिस्प्लेसमेंट भी टाइम डिपेंडेंट है, और ये जो मोशन है ये यूनिफॉर्म नहीं है। कैसी हो गई? नॉन यूनिफॉर्म। क्योंकि अगर एक्सेलरेशन टाइम डिपेंडेंट हो गया तो इसका मतलब वेलोसिटी बहुत तेजी से बढ़ेगी। तो इसका मतलब ये केस जो है ये हमारा ये कांस्टेंट मोशन का नहीं है, और अगर कांस्टेंट मोशन का नहीं है, यूनिफॉर्म मोशन का नहीं है, तो उस केस में हमको कैलकुलस की जरूरत पड़ेगी। अब आ गई बात कि कैलकुलस के अंदर हम कैसे फार्मूलाज निकालेंगे। तो हमने एक छोटी सी बात सीखी थी, और वो छोटी सी बात क्या थी? वो हम लोगों ने ये सीखा था कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। पहले छोटा सा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ले लो। मान लिया ये डिस्प्लेसमेंट है, ये टाइम है, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या दिखाता है? आपको वेलोसिटी दिखाता है। तो इसका मतलब दो पॉइंट्स आ गए आपके पास में। एक पॉइंट आ गया x1 t1,
दूसरा पॉइंट क्या आ गया, x2 t2। मुझको क्या कैलकुलेट करना है, यहां पर वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो अगर वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो वेलोसिटी के लिए मैं क्या लेके चलूंगा, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या लिखूंगा, डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा t। और अगले पार्ट के अंदर अगर मुझको और छोटा करना है तो फिर मुझको क्या करना होगा, फिर मुझको लिमिट लगानी होगी, एंड दैट लिमिट विल बी डेल्टा t टेंड्स टू 0। अगर ये वैल्यू बहुत छोटी हो गई, और अगर बहुत छोटी वैल्यू लगाई तो फिर हम इसी वेलोसिटी को क्या कह देते हैं, फिर यहां पर वेलोसिटी का नाम आ जाता है dx अपॉन dt या फिर ds अपॉन dt। छोटे पार्ट के लिए जब कैलकुलेशन की जाती है तो हम डिफरेंशिएशन यूज करते हैं। तो डिफरेंशिएशन के अंदर dx अपॉन dt या फिर हम लिखते हैं ds अपॉन dt। ऐसे ही अब अगर एक और पार्ट ले लिया जाए, ये तो सिर्फ वेलोसिटी का पार्ट था। अगर हम लोगों को वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेना है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर अगर ये ग्राफ कुछ इस तरीके से जा रहा है, तो ये ग्राफ ऐसा नहीं जाएगा, थोड़ा सा मुझको इसको क्लियर करना पड़ेगा। मान लिया ये ग्राफ ऐसे जा रहा है, अब ये ऐसे जा रहा है, तो यहां पर एक्सेलरेशन कुछ अलग है, यहां एक्सेलरेशन कुछ अलग है, यहां एक्सेलरेशन कुछ अलग है, और यहां आगे एक्सेलरेशन कुछ अलग है। अब यहां इन अलग अलग जगहों पर मुझे स्लोप कैलकुलेट करनी है, इधर की स्लोप, इधर की स्लोप, इधर की स्लोप और इधर की स्लोप। जब ये स्लोप कैलकुलेट करनी होगी तो वहां जब मैं फार्मूला लूंगा तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू dv अपॉन dt, डिफरेंशियल ऑफ किसका, वेलोसिटी का, विद रेस्पेक्ट टू का क्या मतलब है। मान लिया आप नए हैं, 11th में आए हैं, सर यार ये विद रेस्पेक्ट टू का मतलब क्या है। विद रेस्पेक्ट टू का मतलब आप डिनोमिनेटर में dt ले रहे हैं। अगर विद रेस्पेक्ट टू x होगा तो आप क्या लेंगे, डिनोमिनेटर में x। जितना फिजिक्स आपको इसमें रिक्वायरमेंट है, फिजिक्स में जितना मैथ्स रिक्वायर्ड है वो हार्डली 3-4% ही है, क्योंकि पूरी कैलकुलस आपको नहीं सिखानी हमने। सिंपल बताना है कि डिफरेंशिएशन कैसे होता है और उस डिफरेंशिएशन की हेल्प से हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये मेरे पास आ गया dv अपॉन dt, और कंडीशन क्या है, व्हेन डेल्टा t, व्हेन टाइम टेंड्स टू 0। टेंड्स टू का मतलब क्या होता है, 0 हो गया, नहीं 0 होने वाला है, इट्स जस्ट गोइंग टुवर्ड्स 0, द वैल्यू इज गेटिंग वेरी स्मॉल, एंड फॉर दैट वेरी स्मॉल वैल्यू हम लोग जब ग्राफ लेते हैं या वैल्यूज लेते हैं तो हम क्या लेकर के चलते हैं, बहुत छोटा सा पार्ट जिसको हमने बोला dt, और दूसरा पार्ट क्या बोला, dv। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, हम डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं। चलिए थोड़ा सा एग्जांपल उठा लेते हैं कि मान लिया किसी ने अपने मलेरिया चेक कराना है। अब मलेरिया किसी को लग रहा है यार मुझे मलेरिया हो गया, तो भाई या डॉक्टर को लग रहा है इसे मलेरिया हो गया, तो वो क्या करेगा, पूरा खून निकाल के चेक करेगा क्या, नहीं, छोटा सा पार्ट आपको जरा सा एक पिंच बोएगा, पिंच बो करके जरा सा ब्लड निकलेगा, स्लाइड पे लेगा, चेक करेगा और चेक करके बताएगा भाई कि मलेरिया है या नहीं है। पूरा ब्लड तो नहीं चाहिए ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने छोटे से सैंपल से पता लगा लिया कि इस ब्लड के अंदर या इस पेशेंट के अंदर मलेरिया है कि नहीं। हमने एक ग्राफ का छोटा सा पार्ट ले लिया, उस छोटे से पार्ट पर उस पॉइंट की पोजीशन पता लग गई कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है। जैसे इस ग्राफ के अंदर ही यहां आ जाता हूं तो यहां आकर के एक्सेलरेशन नेगेटिव जा रहा है और यहां आकर के एक्सेलरेशन पॉजिटिव जा रहा है। तो ट्रेंड पता लग रहे हैं हमारे को। वो ट्रेंड निकालने के लिए मुझे एक पर्टिकुलर इंस्टेंट यूज करना होगा। फॉर दैट आई विल रिक्वायर कैलकुलस मेथड। चलिए अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। डिफरेंशिएशन के बहुत सारे फार्मूलाज है भी नहीं, इतने से जितने से काम चलता है। तो पहला फार्मूला बेटा आपको बहुत सिंपल सीखना है कि d अपॉन dx ऑफ कांस्टेंट टर्म क्या है, 0। सेकेंड थिंग इज d अपॉन dx ऑफ x क्या है, 1। थर्ड थिंग डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर क्या होगा भाई, 2x। डिफरेंशिएशन ऑफ, अब मैं आपसे पूछना शुरू करूं x की पावर 4 कितना होगा, तो आप कहोगे सर 4x क्यूब। तो इसका मतलब इनका सबका पेरेंट फार्मूला, पापा वाला फार्मूला क्या बन गया, nx की पावर n-1। तो ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है। डिफरेंशिएशन में जो मेन फार्मूला है वो है n मल्टीप्लाइड विद x की पावर n-1। ये डिफरेंशिएशन के लिए हमको फार्मूला मिला। अच्छा, और आगे चलते हैं, इसी से नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। डिफरेंशिएशन के अंदर मान लिया आपको डिफरेंशिएट करने को आ गया x स्क्वायर प्लस 1। मैं उतना डिफरेंशिएशन बताऊंगा बिकॉज हियर आई एम टीचिंग यू फिजिक्स नॉट मैथ्स। तो मैं उतना ही बताऊंगा जितना आपको इस चैप्टर में रिक्वायर्ड होगा। अब अगर मैंने डिफरेंशियल ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 लिया तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 2x, और अकेला कांस्टेंट होगा तो कितना होगा, 0। तो डिफरेंशिएशन इज कमिंग 2x। लेकिन अगर यहीं पर डिफरेंशिएशन में 3x स्क्वायर प्लस 4 हो जाए तो
तो इसका मतलब कांस्टेंट और वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन में है। यस, अब क्या करूंगा मैं, अब मेरे को बेटे 3 अलग हटा दिया, एक्स स्क्वायर को जब कांस्टेंट अकेला मिले तो निपटा दो भाई, खत्म हो गया, 0 हो गया। लेकिन कांस्टेंट वेरिएबल अलग अलग मिले, इकट्ठे मिले तो एक कांस्टेंट अलग करके फिर आप डिफरेंशिएट करेंगे। 3 मल्टीप्लाइड विद 2x प्लस 0, इट इज कमिंग व्हाट, 6x। ये डिफरेंशिएशन आ गया। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। डिफरेंशिएशन में 2 फार्मूलाज होते हैं, वो फार्मूलाज देख लेते हैं। पहला प्रोडक्ट रूल और दूसरा कोशेंट रूल, वो दोनों भी सीख लेते हैं। तो पहला केस है प्रोडक्ट रूल क्या है। बहुत साधारण सिंपल सा फार्मूला और सही सा लॉजिक है, u मल्टीप्लाइड विद v। आप क्या करेंगे, u को छोड़ा और आपने v को डिफरेंशिएट किया, और v को छोड़ा u को डिफरेंशिएट किया। एक टर्म छोड़ी, फर्स्ट टर्म छोड़ दी, सेकंड को डिफरेंशिएट किया, सेकंड टर्म छोड़ी, फर्स्ट को डिफरेंशिएट किया। जैसे अगर मेरे पास आ जाता है डिफरेंशिएशन ऑफ कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स क्यूब प्लस 1। अब मैं क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 छोड़ दिया मैंने, और डिफरेंशिएशन किसका, एक्स क्यूब प्लस 1 का, प्लस एक्स क्यूब प्लस 1 छोड़ दिया और एक्स स्क्वायर प्लस 1 को डिफरेंशिएट कर देंगे। तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 छोड़ा, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन इज कमिंग 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 1 छोड़ा, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज कमिंग 2x। नाउ आई कैन सिंप्लीफाई इट एंड आई कैन फाइंड द आंसर हियर। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। एक होता है कोशेंट रूल। कोशेंट रूल क्या है, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, n/d। क्या मिलेगा भाई, फार्मूला क्या बनेगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर छोड़ दिया, डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर, माइनस न्यूमरेटर छोड़ दिया, डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर। सो दिस इज व्हाट, दिस इज क्वोशिएंट रूल। तो क्वोशिएंट रूल के अंदर पहली बारी किसकी आएगी, न्यूमरेटर की, और दूसरी बारी किसकी आएगी डिफरेंशिएशन में, डिनोमिनेटर की। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट आता है कि भाई क्वेश्चन कैसे बनेंगे सर। तो क्वेश्चन बहुत बढ़िया निकल करके आता है। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आ गया 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1, और कहता है कि ये डिस्प्लेसमेंट दिया t टाइम है, फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t is equal to 2 seconds। ये क्वेश्चन दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। पहला वेलोसिटी, तो मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं, तो dx by dt कितना आएगा मेरे पास, 3 इंटू एक्स स्क्वायर का 2t माइनस 2 इंटू टी का 1 प्लस 1 का 0, तो इट इज कमिंग 60 माइनस 2। मैं टाइम की जगह 2 सेकेंड लगा देता हूं, क्या मिलेगा, 6 इंटू 2 माइनस 2, इट्स कमिंग 10 मीटर्स पर सेकेंड। ये है आपका मैथ्स का फायदा। ये मैथ्स का फायदा कि मैथ्स से आप ऐसे ऐसे कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं। हम तो वैसे ही, किसने बनाई मैथ्स, भगवान हमारा क्या कर दिया, हमारी जिंदगी खराब कर दी। नहीं भैया, जिंदगी बना दी, आपके लिए कैलकुलेशंस बहुत इजी हो गई। अब एक और चीज, यहीं से आगे आ जाओ, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन चाहिए। एक्सेलरेशन क्या होगा, d बाय dt ऑफ v। d बाय dt ऑफ v क्या है, 6t माइनस 2। 60 माइनस 2 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 6। सर यहां तो 6 ही आ रहा, t तो है ही नहीं, मैं क्या करूं, t है नहीं, इसका मतलब ये 6 है और ये कांस्टेंट बना हुआ है। ये एग्जांपल किसका है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का। देखो एक बात याद रखना, अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म में डिस्प्लेसमेंट है तो लीनियर फॉर्म में वेलोसिटी होगी और कांस्टेंट फॉर्म में एक्सेलरेशन होगा। क्या बोला, दोबारा सुनो, अगर डिस्प्लेसमेंट क्वाड्रेटिक की फॉर्म में है और वेलोसिटी किसकी फॉर्म में आएगी, लीनियर फॉर्म में आएगी, और एक्सेलरेशन सिंगल डिजिट में आएगा। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट आपका टी क्यूब की फॉर्म में आ रहा है तो वेलोसिटी क्वाड्रेटिक की फॉर्म में आएगी, एक्सेलरेशन लीनियर होगा और वो टाइम डिपेंडेंट होगा, और टाइम डिपेंडेंट होगा तो इसका मतलब वो लीनियर केस बनेगा। तो यहां पर हमको थोड़ा आइडिया भी लगा लेना चाहिए क्वेश्चन देख करके, जब हम जेई का नीट का एग्जाम की तैयारी करते हैं, पता होना, आईक्यू बन जाना चाहिए कि यार ये जो है ना, ये टी स्क्वायर की फॉर्म में है डिस्प्लेसमेंट, तो इसका मतलब जो एक्सेलरेशन आएगा वो कांस्टेंट आएगा। तो ये एग्जांपल जो है वो कांस्टेंट मोशन का। अब आगे चलते हैं, एक और बात समझते हैं। एक और बात क्या समझते हैं कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन में और फंसा दिया, क्वेश्चन में कैसे फंसाएगा जरा देखिए। कहता है डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय 3t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5, और उसके बाद फाइंड वेलोसिटी एट इतना इतना टाइम, वो तो हम कर लेंगे। फाइंड एक्सेलरेशन, ये भी कांस्टेंट आ जाएगा। लेकिन एक और केस अगर इसने बना दिया क्वेश्चन के अंदर कि फाइंड द वेलोसिटी व्हेन
एक्सेलरेशन इज 0। क्या बोला? फाइंड वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज 0। क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन बनेगा मान लिया टी क्यूब माइनस 3t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1। तो इससे वेलोसिटी निकाल लेते हैं। क्या आएगी वेलोसिटी भाई? 3t स्क्वायर माइनस 6t माइनस 4। ये वेलोसिटी आ गई। एक्सेलरेशन क्या आएगा? 6t माइनस 6। तो कहता क्या है? फाइंड वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज 0। तो 0 इज इक्वल टू 6t माइनस 6। 6t माइनस कितना आ रहा है? या t नहीं है, 6 है। तो t कितना आ गया? 1 सेकेंड। अब ये t 1 सेकेंड किस में लगाऊंगा? वेलोसिटी में। t 1 सेकेंड वेलोसिटी में लगा दूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा? वेलोसिटी का वैल्यू मिल जाएगा। तो दिस इज द वे टू फाइंड, कंडीशन के अंदर आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो ये तो हमारा डिफरेंशिएशन वाला पार्ट आ जाता है। लेकिन एक दो क्वेश्चन ही मैंने पिछले पीवाईक्यूज में करवाए थे जिसके अंदर वेलोसिटी वाला पार्ट। लेकिन अब इसका उल्टा क्या है? उल्टा है हमारे पास में इंटीग्रेशन। अब वो इंटीग्रेशन वाला पार्ट भी सीखते हैं, कैलकुलस मेथड क्लियर करते हैं कि यार ये इंटीग्रेशन क्या है। तो भाई इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का एंटी फंक्शन है। जैसे डिफरेंशिएशन में आप किसी टर्म को छोटा करते हैं तो इंटीग्रेशन में उसको आप क्या करते हैं? बड़ा करते हैं, लार्ज करते हैं वैल्यूज को। लार्ज करने के लिए जो फार्मूलाज आते हैं, पहली बात इंटीग्रेशन कितने तरह का होता है? तो कहता है इंटीग्रेशन दो तरह का होता है। एक इंडेफिनेट इंटीग्रल जिसमें आपको क्या लगाना पड़ता है? प्लस सी। और एक होता है डेफिनेट। डेफिनेट की बात थोड़ा रुक के करते हैं, पहले समझते हैं कि इंडेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है। तो भाई इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर हमको प्लस सी लगाना पड़ रहा है। तो यार ये सी लगाने का क्या केस है? पहले तो यही बात, क्योंकि बच्चों को लगता है यार ये क्यों लगवा दिया। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, एक छोटी सी बात पूछता हूं। 5/50 को क्या लिख दोगे? बताते रहना, थोड़ा कमेंट भी देते रहना। 5/50 को आप क्या लिखोगे? 1/10। क्या पर क्या 1/10 को आप 5/50 लिख सकते हो? नहीं सर, मैं तो 2/20 लिखूंगा। एक और बच्चा बोलेगा मैं तो 10/100 लिखूंगा। इसका मतलब क्या हो गया? हर एक बच्चे ने अलग अलग बात करी। अब यहां पर 5/50 है, ये 1/10 आ गया। 1/10 को 2/20 भी लिख सकते हैं, 3/30 भी लिख सकते हैं। तो काटना तो आसान है, काटने का मन भी करता है, फटाफट काट दो बस आंसर आ जाए। लेकिन जब टीचर कहता है कि मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड, तो आप क्या बोलते हैं? सर ये क्या करना चाह रहे हैं आप? मुझे सपना आएगा, मुझे कैसे पता लगेगा मल्टीप्लाई करना डिवाइड करना? इसका मतलब आप काटना तो एक्सेप्ट कर रहे हो, मल्टीप्लाई करना एक्सेप्ट नहीं कर रहे, है कि नहीं? बताओ इस बात को। तो अब क्या किया जाए? तरीका क्या होगा? तरीका भाई ऐसा है कि हम लोगों ने यहां, हमें नहीं पता कि कौन सी टर्म कट गई थी। जैसे मैं आपसे पूछता हूं डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर क्या होता है? तो आप बोलेंगे सर 2x। ये तो कोई बात ही नहीं पूछने की। मैं आपसे पूछता हूं x स्क्वायर प्लस 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो आप कहोगे 2x। मैंने कहा चलो ठीक है भाई। मैंने कहा डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 100 क्या होगा? वो भी 2x। ओए ये तो सब में 2x आ गया, सॉरी फॉर द वर्ड्स, बट ये तो हर एक में 2x आ गया। फिर इंटीग्रेट करके इंटीग्रल ऑफ 2x क्या होगा? सर x स्क्वायर होगा। क्यों भाई x स्क्वायर क्यों होगा? x स्क्वायर प्लस 1 भी हो सकता है, x स्क्वायर प्लस 10 भी हो सकता है, x स्क्वायर प्लस 100 भी हो सकता है। आई विल राइट x स्क्वायर प्लस c। व्हाट विल राइट? x स्क्वायर प्लस c। मुझे क्या पता कांस्टेंट 0 हो गया था। आर यू गेटिंग इट? आपको ये बात समझनी चाहिए कि भाई ये कैलकुलस के अंदर ये प्लस सी लगाने का क्या केस है। तो प्लस सी प्लस कांस्टेंट टर्म लगाने का ये केस है कि जब आप डिफरेंशिएट करते हैं तो टर्म्स 0 होती हैं, कांस्टेंट टर्म 0 हो जाती हैं। तो जब आप इंटीग्रेट करेंगे तब क्या होगा? उस कांस्टेंट को आपको दोबारा प्रोड्यूस करना होगा। वो प्रोड्यूस करने के लिए व्हाट यू आर राइटिंग प्लस सी। अब अगर यही इंटीग्रेशन किसी लिमिट्स में किया जाए, फ्रॉम दिस लिमिट टू दिस लिमिट, तो फिर हम बोलते हैं उसको डेफिनेट इंटीग्रल। और अगर लिमिट्स में नहीं किया गया तो फिर हम उसको क्या बोलते हैं? इनडेफिनेट इंटीग्रल। तो इंटीग्रेशन के मेरे पास दो मेथड्स हैं, इनडेफिनेट और डेफिनेट। चलते हैं और आगे बात करते हैं। ये तो बहुत सिंपल सा फार्मूला था, कुछ फार्मूलास लिख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या आ गया? x प्लस सी। इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर क्या आ गया? सर x क्यूब बाय 3। इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 5 क्या आएगा? सर x की पावर 6/6। तो इसका मतलब इनका पेरेंट फार्मूला क्या हो गया? x की पावर n+1 अपॉन n+1। और एक बात और, जिसके रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट करते हैं आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं, जिसके रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करते हैं उससे डिवाइड करते हैं। होपफुली यू आर गेटिंग इट। जब आप जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं अपॉन dx आएगा, जब आप किसी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं
मल्टीप्लाइड बाय dx। तो ये इंटीग्रेशन का मेथड हुआ। अब और आगे चलते हैं कि अगर मुझसे इंटीग्रेशन का ही पार्ट पूछ ले, इंटीग्रेशन के बहुत फार्मूलाज हैं, लिस्ट आपके पास ऑलरेडी है, स्कूल में कर रखे हैं, सब चीजें कर रखी हैं फार्मूलाज देने के लिए, बिकॉज मेरा पार्ट फिजिक्स है यहां पर समझाने के लिए। तो मैं फिजिक्स वाली पार्ट की बात करता हूं कि मान लीजिए आपको वेलोसिटी दे दी और वो बोलता है फाइंड डिस्प्लेसमेंट। आपसे डिस्प्लेसमेंट मांग रहा है और एक चीज गिवन देगा, एक चीज ना साथ में आपको लगेगा यार पागल है, कई बार किसी को नहीं आता ना कि क्यों दे रखी, कंडीशन क्यों दे रखी, कंडीशन ये दे रखी है बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, या फिर ये कह दिया कि बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो डिस्प्लेसमेंट, x 0 है जब t 0 है, ऐसा कुछ बता रखा है। तो फिर क्या लेके चलो, मैं इसको पहले इंटीग्रेट करता हूं। जब मैं इनको इंटीग्रेट करूंगा तो v को मैं क्या लिखूंगा, ds बाय dt। बहुत आराम से देखते हैं, आप इसको जल्दी नहीं करते। तो ds क्या होगा, ds होगा 2t - 5 मल्टीप्लाइड विद dt। आपने दोनों साइड क्या कर दिया, इंटीग्रल 1ds का इंटीग्रेशन क्या आ गया s, यहां कितना आएगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ t का -5 इंटीग्रेशन ऑफ 1 का, क्या मिलेगा मुझको, s इज इक्वल टू 2t स्क्वायर बाय 2 -5t प्लस c। तो s इज कमिंग t स्क्वायर -5t प्लस c। अब ये क्या कहता है, when t is 0 x is 0, या t is 0 s is 0, 0 is equal to 0 - 0 plus c, c is coming what। तो वेलोसिटी की डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, यहां पर c की वैल्यू कितनी आ गई 0, डिस्प्लेसमेंट आ गया t स्क्वायर -5t। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर जब प्लस सी, अगर आपको लिमिट दी है फिर तो नथिंग लाइक दैट, आप लिमिट से कर लीजिए। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन दिस इंटरवल, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम t is equal to 2 सेकंड टू t is equal to 5 सेकंड। मैं वो भी करके दिखा देता हूं, वो डेफिनेट हो जाएगा। तो डेफिनेट वाला केस भी देख लेते हैं कि मान लिया वेलोसिटी आपको 5t - 3 दे रखी है और आपसे डिस्प्लेसमेंट मांगा बिटवीन किसके बीच में, t is equal to 2 seconds to t is equal to 5 seconds। क्या करूंगा मैं, ds upon dt is equal to 5t - 3। तो ds कितना आ गया, 5t - 3 dt। लिमिट के लिए इंटीग्रेट कर दूंगा, 1ds is equal to 5 इंटीग्रल ऑफ t dt - 3 इंटीग्रल ऑफ 1 dt। और लिमिट बता दी 2 से 5। आप इंटीग्रेट भी कर देंगे और लिमिट भी लगा देंगे। तो s का इंटीग्रेशन ऑफ दिस कितना आ गया s, और यहां कितना आ रहा है t का t स्क्वायर बाय 2, और लिमिट क्या है 2 से 5, और -3t, और लिमिट क्या है 0 2 से 5। पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। तो हम क्या करेंगे, 5 स्क्वायर बाय 2 -2 स्क्वायर बाय 2, यहाँ 5 - 2 सिंप्लीफाई कर लेता हूं, आपको बता देता हूं करके कि क्या वैल्यू आएगी। तो 5/2 और t स्क्वायर में 5 स्क्वायर -2 स्क्वायर, 5 स्क्वायर इज 25 -2 स्क्वायर इज 4, और उसके बाद -3 5 - 2। You can put the values and you can get the answer. So this is the method to find displacement. अगर वेलोसिटी से एक्सेलरेशन मांगेगा हम डिफरेंशिएट कर देंगे, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी मांगेगा इंटीग्रेट कर देंगे। 3 स्टेशन ले लो ना, 3 स्टेशन है ना, ऐसे ले लो, देहरादून, फिर उसके बाद कौन सा, देहरादून के बाद अगर आपने ले लिया एक अगला स्टेशन, फिर उससे अगला स्टेशन, देहरादून पहला स्टेशन ले लिया, उससे अगला हरिद्वार ले लो, उससे अगला रुड़की ले लिया आपने, मान लिया, ठीक है जी। तो फिर देहरादून से रुड़की, और देहरादून से रुड़की सीधे कैसे जाएंगे, नहीं जा सकते, पहले कौन आएगा, हरिद्वार आएगा। फिर क्या करूं भाई, पहले हरिद्वार जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी कैसे आएगी, आपने डिफरेंशिएट कर दिया। फिर वेलोसिटी से आपके पास एक्सेलरेशन कैसे आएगा, फिर अगला स्टेशन आएगा, फिर वापस आना है तो क्या आएगा, उस स्टेशन से ये और उससे फिर ये, इकट्ठा डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते। आप एक्सेलरेशन से डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट नहीं निकाल सकते, आपको एक्सेलरेशन से डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको 2 बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा। जब 2 बार इंटीग्रेट करेंगे तो एक बार बीच में कौन आएगी, वेलोसिटी आएगी, फिर आप आगे इंटीग्रेट कर पाएंगे। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस मेथड, दिस एल्गोरिथम आपको समझना पड़ेगा, तभी आप आराम से क्वेश्चंस को कर पाएंगे। अभी एक और चीज, इससे आगे एक और चीज क्या समझनी है हमको ये समझनी है कि हमारी जो ये इक्वेशंस ऑफ मोशन थी वो कैसे आएंगी। लेट्स डू।
इक्वेशंस ऑफ मोशन, क्योंकि एग्जाम में भी बहुत पूछी जाती हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन हमको जरूर समझनी चाहिए। तो भाई देखें पहला पार्ट, और क्या आता है हम जानते हैं कि A इज इक्वल टू क्या होता है, dV अपॉन dt होता है। तो फिर dV क्या होगा, A dt। आपने इसको इंटीग्रेट कर दिया, और लिमिट क्या लगा दिया आपने, 1 dt। तो यहां इनिशियल लिमिट क्या है, 0। ये कितनी आ गई, t। ये कितना है, u, और ये कितना आ गया, v। 1 dv का इंटीग्रेशन क्या आएगा, v। लिमिट क्या है, u से v। 1 dt का इंटीग्रेशन क्या आएगा, t। लिमिट क्या है, 0 से t। क्या किया जाएगा, अपर लिमिट माइनस ऊपर के लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर दीजिए, क्या मिलेगा मुझको, v माइनस u is equal to a into t minus 0, but I'm getting v minus u is equal to at, या फिर v is equal to u plus at। I got the first equation। फर्स्ट इक्वेशन मैंने डिराइव कर ली। लेट्स कम टू द सेकंड इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन पर आते हैं। दूसरी इक्वेशन निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू ds अपॉन dt। तो ds इज इक्वल टू v dt, और v की जगह मैं क्या लगा दूंगा, u प्लस at dt। u प्लस at dt। चलिए अब करके देखते हैं। इंटीग्रल ऑफ 1 ds, u बाहर कर दिया 1 dt, a बाहर कर दिया t dt। s की लिमिट 0 से s, टाइम की लिमिट 0 से t। क्या वैल्यू आएगी भाई, 1 ds का इंटीग्रल कितना आ गया, s। t का कितना, 1 का कितना आ गया यहाँ t, और t का कितना आएगा, t स्क्वायर बाय 2। लिमिट इज 0 टू t। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इट्स कमिंग s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। कौन सी इक्वेशन हो गई, सेकंड इक्वेशन। डिराइव हो गई, डिराइव हो गई। लेट्स कम टू द लास्ट इक्वेशन, द थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन में थोड़ा सा बढ़िया मेहनत करनी है, थोड़ा दिमाग लगाइएगा, एकदम से नहीं पकड़ पाएंगे। हम जानते हैं इज इक्वल टू dv अपॉन dt होता है लेकिन यहां से t एलिमिनेट करना है मुझे। dv अपॉन ds इंटू ds अपॉन dt। इस ds अपॉन dt को मैं क्या लिख सकता हूं, v, वेलोसिटी। तो v dv इज इक्वल टू कितना आ गया, ads। नाउ व्हाट, इंटीग्रल ऑफ v dv इज इक्वल टू a इंटीग्रल ऑफ ds। कुछ नहीं बचा, 1 बचा, यहां 0 से s और यहां u से v। v का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाय 2, लिमिट u से v, a इंटीग्रेशन s, लिमिट 0 से s। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। What I'll put, v square minus u square। v square minus u square is equal to 2as, and the equation is coming v square is equal to u square plus 2as. Finally we got all three equations. So keep learning, stay with us, connected रहिए। आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबा दें, सो डैट आप हमेशा हमसे कनेक्टेड रहें। अभी इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, एंड देन विल मूव टू द वेक्टर्स। थैंक यू।